जिस प्राइमरी स्कूल में मेरा ट्रांसफर हुआ था, वो हैदराबाद शहर से ज्यादा दूर नहीं था। मुश्किल से आधा घंटा की मसाफत पर था। इस गांव की आबादी भी बहुत कम थी। स्कूल के सरकारी होने की बना पर बच्चों की तादाद ज्यादा थी। मेरे बहुत कम बच्चे थे। क्लास में बच्चे ज्यादा होने के सबब पढ़ाना मुश्किल होता था। बच्चे शरारतें करने से बाज नहीं आते थे। बच्चों को क्लास में खामोश रखने का एक ही तरीका होता है, उन्हें मसरूफ रखा जाए। ये इसी वक्त मुमकिन था जब जमात में बच्चे कम हों। दिन में सहन में तेज धूप आती थी, इसलिए बच्चों को सहन में बैठाना बड़ा तकलीफदेह अमल होता। इसलिए बच्चों की तादाद ज्यादातर कमरों में ही रखी जाती। स्कूल की इमारत के अंदर पुराने वक्तों का बना हुआ एक मंदिर भी था। इस मंदिर के खाली होने के बाद उसे मंदिर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। गुस्से में इतनी जगह जरूर थी कि उसमें आसानी से बच्चों की 2 जमातें बैठ सकती थीं और धूप से भी महफूज रह सकते थे। उस जगह 2 पंखे भी थे। मैंने जब हेडमास्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने उस जगह पर कई बार खड़ा होकर देखा है कि ये जगह कितनी बड़ी और कितनी बेहतर है कि मैं उस जगह अपनी क्लास लगाना चाहता हूं। तो उस पर हेडमास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी इजाजत दे दी। उस जगह का फालतू सामान और काठ कुबाड़ दूसरी जानिब मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे उस जगह आकर बड़े खुश थे क्योंकि यहाँ हवा का रख अच्छा था। हवा उस कदर आती थी कि पंखे चलाने की जरूरत बहुत कम ही आती थी। इस कमरे में आए हुए मुझे अभी बामशकलत 4 दिन ही हुए थे। 5वें रोज अजीब वाकया पेश आया। कमरे हैं, जलता हुआ पंखा चलते चलते रह गया, जबकि दूसरा पंखा चल रहा था। मैंने चौंक कर पंखे को देखा और जाकर पंखे के बटन को देखा। पंखे का बटन बंद था। मैंने पंखे के बटन को दोबारा ऑन किया, जिसके पार अपने पंखे के चलने पर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दूसरा पंखा बंद हो गया। मैंने उठकर उसका बटन देखा, बटन बंद था। मैंने बंद बटन को ऑन कर दिया। पंखे ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। फिर छुट्टी होने तक ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया। छुट्टे रोज कोई ऐसा वाकया पेश न आया। बच्चों को पढ़ाते हुए 7वें रोज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने मुझ पर पानी के छींटे फेंके। कपड़ों पर जगह जगह पानी लग जाने से कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। खड़े होकर मैंने दीवार का अच्छी तरह मुआयना किया। शायद दीवार में सुराख हो और किसी ने मजाका पानी फिनक दिया हो। हर तरह से दीवार का मुआयना करने के बावजूद दीवार में कोई सुराख नजर नहीं आया। मैं हैरत में पड़ गया कि आखिर ये पानी आया कहां से। मेरी बेअख्तियार निगाह छत की तरफ चली गई। बहुत ऊपर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर चिड़िया बाहर को उड़ गई। शायद घोंसले में चिड़िया के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो खामोशी से उड़ गई थी। 8वें रोज मुझे अपने कुंधों पर किसी खातून के हाथ का लम्स महसूस हुआ, तो मैंने चौंक कर अपने कुंधों को देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं उधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई होता तो नजर आता। मैं शर्मंदा सा हो कर अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे कुर्सी पर बैठते ही किसी खातून का हल्का सा कहका मेरी समाहत से टकराया। मैंने बच्चों की तरफ गौर से देखा, लेकिन वो भी खामोशी से मुझे ही देख रहे थे। बच्चों, तुमने किसी खातून के कहका लगाने की आवाज सुनी है? मुझसे चुप नहीं रहा गया तो बच्चों से पूछ ही लिया। नहीं सरे, बच्चों ने कोर्स के अंदाज में जवाब दिया। नहीं सर, आपसे पहले भी एक और उस्ताद आए थे। उन्होंने भी आपकी तरह उस मंदिर में क्लास लगाई थी और वो भी अजीब और गरीब हरकतें करने लगे थे। सब बच्चे हैरान होते थे कि सर को आखिर बैठे बैठे क्या होता है। कभी कहते थे कि ये मुझ पर पानी किसने फेंका है, कभी कहते थे कि लड़की की आवाज में कौन बच्चा कहका लगा रहा है, कभी कहते कि सीटी की आवाज कौन निकाल रहा है। सिर वो एक दिन शहर गए, फिर वो वापस पलट कर नहीं लौटे। सुना है कि उनको पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। पागलपन के दौरों में ही उनका इंतकाल हो गया। मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि कहीं ये मजाक न कर रहा हो। मेरे लिए इस बात का तस्दीक करना जरूरी हो गया। छुट्टी के वक्त जब तमाम असातिज़ा चले गए तो मैं हेडमास्टर साहब के कमरे में गया और एक कुर्सी सहीह करकियान के सामने बैठ गया।
बच्चे बता रहे थे कि उससे पहले भी मंदिर में उनकी किसी और उस्ताद ने क्लास लगाई थी और फिर वो वापस शहर चला गया और फिर पलटकर नहीं लौटा था। आखिर उसके साथ क्या वाकया हो गया था जो वो पागल बना? बच्चे भी अजीब होते हैं। मैंने उनको मना किया था कि वो तुम्हें अपने उस्ताद के बारे में न बताएं, लेकिन उनके पेट में कोई बात लगती ही नहीं है। बात मामूली सी थी हुआ, यूं कि जिस तरह तुमने आकर मुझे क्लास मंदिर में लगाने का मशूरा दिया था, उसने भी ऐसा ही किया। मैं मंदिर में क्लास लगाने के हक में था। उसने ज़बरदस्ती मुझे राज़ी किया और मंदिर के हुस्से में क्लास लगाई। फिर उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिनका उन्होंने हमारे सामने जिक्र किया। आप हमें डराने के लिए ऐसे ओट पटांग वाकयात बढ़ा चढ़ाकर सुना रहे हैं। लगता है आप बज़दुल हैं। अगर डरते नहीं तो यह बात साबित करके दिखाओ। तुम्हें किस तरह यकीन आए कि मैं बज़दुल नहीं बहादुर हूं? एक रात स्कूल में अकेले सोकर दिखा दो, हम मान जाएंगे तुम बहुत बहादुर हो। किसी बला से भी नहीं डरते। जमील का ख्याल था कि कमाल स्कूल में रात के वक्त सोने पर कभी रिजामंद नहीं होगा। उस स्कूल के बारे में मशहूर है कि उनमें आसीब और चुड़ैलें आ जाती हैं और रात भर खूब हिला गला करती हैं, डांस करती हैं और सुबह से पहले ही चली जाती हैं। बहुत सारे लोगों का दावी है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन चुड़ैलों को आसमान से उतरकर स्कूल में नाचते गाते हुए देखा है। कमाल बज़दुल का ताना सुनकर इस कदर गुस्से में आ गया था कि उसने ये शर्त कबूल कर ली और रात को स्कूल ही में सो गया। सुबह होने पर जब हम स्कूल आए तो कमाल बेहोशी की हालत में स्कूल के दरवाजे के बाहर पड़ा था। जब हम उसको होश में लाए तो वो घबराकर मेरे सीने से लग गया और जोर जोर से कहने लगा, होश में आओ कमाल, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैंने कहा, चुड़ैल के साथ नहीं जाऊँगा, वो मेरा खून पी जाएगी। नहीं, वो अंदर चुड़ैल है, वो बहुत ही खतरनाक है। उसके लंबे लंबे बाल और दानत और नोकीले नाखून हैं। होश में आओ कमाल, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से उसको ये समझाने में कामयाब हुए कि स्कूल के अंदर कोई नहीं है। कई घंटे गुजरने पर वो उस काबिल हुआ कि हमसे बात कर सके और उस पर जो रात में बहता है वो बता सके। जब आप लोग स्कूल से चले गए, मैंने ये प्रोग्राम अब बनाया कि स्कूल के एक कमरे में सो जाऊं ताकि रात को अच्छी तरह जाग सकूं और मेन न सताए में शाम 7 बजे तक सोता रहा और फिर उठ बैठा। खाने से फारिग होकर मैं चौंकना होकर सामने में कुर्सी लगाकर बैठ गया। रात 11 बजे तक कुल भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत जोर की घंटियां बज रही हूँ। उन घंटियों का शोर इस कदर तेज था कि मुझे अपनी उंगलियां कानों में डालना पड़ी, लेकिन शोर कम नहीं हो रहा था। फिर अचानक शोर खत्म हो गया। एक हेवला मंदिर के कमरे से बरामद हुआ और बड़ा होता चला गया। वो इतना बड़ा हो गया कि सिर्फ उसकी टांगें नज़र आ रही थी, जिस्म नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं जितना भी ऊपर की जानिब देखता, फ़ज़ा में सिर्फ टांगें ही नज़र आती थी। कुछ देर तक ये मंजर रहा, फिर वो हेवला गायब हो गया। इसके गायब होने पर एक चमगादड़ शोर मचाती हुई आई और फिर वो बड़ी होती चली। फिर वो चमगादड़ आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म में तब्दील हो गई। चेहरा इसका इंतहाई मुकरूह बन गया। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांतों से खून टपक रहा था। हाथों के लंबे लंबे नाखून कि उसको देखते ही अब काई आ जाए। वो मेरी जानिब बढ़ी और नाचती हुई मेरे बाजुआ में झूल गई। मैं घबरा गया और उसको धोखा देकर एक तरफ हो गया। डरता है, जो डरता है वो मरता है। मैं चुड़ैल हूँ, मेरा काम इंसानों का खून पीना है। मेरी अभी प्यास भी नहीं है,
मैं तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ दूंगी। हाँ हाँ हाँ। कमाल के ये वाकया सुनाने पर बज़ाहिर हम उसको तसल्ली दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल ही दिल में डर भी रहे थे। इस दिन से उसके दिल में ऐसा खौफ बैठा कि उसने स्कूल से ट्रांसफर शहर के स्कूल में करा लिया। लेकिन हर वक्त इसके हम ज़हन में चड़ेल की जिसकी गूंजती रहती थी कि वो चंद दिन का मेहमान है, किसी ना की दिन चड़ेल आकर उसको हलाक कर देगी। इस खौफ के सबब कमाल को दौरे पड़ने लगे थे। वो अपने आप अजीब गरीब हरकतें करने लगता था और फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको मुझे कैलाश मंदिर के अंदर लगाने से मना कर देना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने मना इसलिए नहीं किया कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे और इस बात को दकियानूसी ख्याल कियागे। जब तुम्हारे साथ इस तरह के वाकयात होंगे तो तुम घबरा कर वहां का इस लगाना बंद कर दोगे। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि बच्चे तुम्हें कमाल के हवाले से बता देंगे, क्योंकि मैंने बच्चों को सख्ती से मना किया था कि वो तुम्हें इस तरह की कोई बात न बताएं। हेडमास्टर से कमाल का वाकया सुनकर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया था और मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश मचल रही थी कि मैं भी रात के वक्त स्कूल में ठहर जाऊं और देखूं कि क्या कमाल के साथ जो वाकया पेश आया है वो सच था या उसने कोई ख्वाब देख लिया था। बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो कोई डरावना ख्वाब देख लेता है और इस डरावने ख्वाब का खौफ उसके ज़हन पर सवार हो जाता है और उस हालत में अक्सर लोग इंतकाल भी कर जाते हैं। मेरा दिल उस है हकीकत को जानने के लिए बेचैन था, लेकिन मैंने हेडमास्टर पर अपना इरादा जाहिर नहीं किया। अपने इरादे को अमली जामा पहनाने से पहले मंदिर के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का प्रोग्राम बना लिया। स्कूल की नौकरी से पहले मैं एक अखबार में नौकरी करता था। अखबार में काम करने से इंसान के अंदर तजस का मादा बहुत हो जाता है और वो हर वाक़ये के बारे में तफसीलात हासिल करना चाहता है। घर से निकलते ही रिपोर्टर की निगाहें नई खबर की मुतलाशी होती हैं। ऐसी खबरें जो लोगों की दिलचस्पी का बायस बने, रिपोर्टर तलाश करता है। अखबार की नौकरी खत्म हो जाने के बावजूद अब भी मेरा चलना और देखने का अंदाज रिपोर्टर वाला ही था। हर गैर मुतवक्का बात की छान है। बीन करना मेरा मुशगला बन गया था। अक्सर मेरे दोस्त मुझे इस बात पर टोकते भी थे, लेकिन मैं बाज नहीं आता। मेरी उस आदत से मेरे अखबारी दोस्तों को फायदा अक्सर व बेशतर पहुंचता रहता। मैं जब भी कोई हादिसा देखता हूं, मोबाइल पर अपने रिपोर्टर्स साथियों को वाकया की इतला कर देता हूं और वो मौके पर पहुंचकर वाकया की फौरन रिपोर्टिंग कर लेते हैं। जब वो खबर अखबार की जीनत बनती है, मुझे ऐसा दिली सुकून मिलता है कि जैसे मैंने वो खबर अखबार को दी हो। मैं बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था कि स्कूल का चपड़ासी रफाकत चाय लेकर आ गया। रफाकत, एक मिनट ठहरना, मैंने कहा। जी साहब। रफाकत, कभी कभार हमारे पास भी बैठ जाया करो, हर वक्त हेडमास्टर के पास ही बैठे रहते हो। रफाकत अजीब और गरीब तबीयत का मालिक है। उससे किसी भी बात की कोई उम्मीद नहीं होती। वो कब किया कह बैठे। मैं किसी की खुशामद नहीं करता। मैंने हेडमास्टर को भी एक दिन कह दिया कि हम स्कूल में नौकरी करने आते हैं, किसी की गुलामी हरगिज़ नहीं करेंगे। फिर हेडमास्टर ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे? बस मेरी शक्ल ऐसे देखने लगे जैसे मेरी शक्ल पर कोई लतीफ़ा लिखा हो। जाहिर सी बात है, हेडमास्टर साहब तुम्हें क्या कहेंगे? तुम स्कूल में सबसे सीनियर हो। मैंने रफाकत से मुस्कुराकर कहा। हाँ साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस स्कूल में मुझसे ज्यादा सीनियर कोई नहीं है। रफाकत स्कूल में है? चड़ेल वाला क्या मसइला है? तुम्हें जरूर उसके बारे में मालूम होगा। मैंने चाय की चस्की लेते हुए कहा। अरे साहब, वो बड़ी खतरनाक किस्म की चड़ील है। रात में वो बड़ा खतरनाक डांस करती है। क्या वाकई वो चुड़ैल डांस करती है?
मेरे मसनूई हैरत है का इजहार करने पर रिफाकत खुशी से और फूल गया। जी हाँ साहब, मैं दरस्त कह रहा हूं। मैंने अपनी उन दो गुनाहगार आंखों से चुड़ैल को डांस करते हुए देखा है। इसके साथ कई भतने भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग का मंजर रिकॉर्ड हो रहा हो। हे, स्कूल का जायजा लेकर मैंने कमरे का भी अच्छी तरह जायजा लिया कि कमरे में कुछ मौजूद तो नहीं है। अच्छी तरह इत्मीनान करके खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और चारपाई पर आकर लेट गया। थकावट की वजह से मुझे जल्द ही नींद आ गई। खिड़की के शीशे बजने पर अचानक सूते से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर शीशे से बाहर झांका। बाहर एक खौफनाक शक्ल की खातून दरवाजा खोलने को मुझे इशारा कर रही थी। मैंने गर्दन इनकार में हिला दी। मेरे इनकार पर उसने मुझे गुस्से से देखा और गायब हो गई। उसके चले जाने पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और चारपाई पर आकर लेट गया। अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। वक्त देखकर मुझ पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया। हालांकि मैं कभी खौफजदा नहीं होता, लेकिन स्कूल से मुताल्लिक वाकयात और मेरे साथ जो स्कूल में वाकयात हुए थे उनको देखकर वक्ती तौर पर खौफ आना फितरी था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए इस खतरे से निपटने का फैसला कर लिया था। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि वो औरत चुड़ैल ही थी, जब ही मेरे इनकार पर गायब हो गई थी, और अब वो किसी जानवर के रूप में कमरे के अंदर दाखिल होने की जरूर कोशिश करेगी। खिड़की के शीशे के बजने पर मैंने गौर से देखा कोई परिंदा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं खिड़की के पास गया। बाहर एक चमगादड़ थी। वो अंदर कमरे में आने की कोशिश में बार बार शीशे से टकरा रही थी। चमगादड़ को देखकर सारी बात समझ में आ गई थी कि ये वो चुड़ैल ही है जो नाकामी पर चमगादड़ के रूप में आई है। अचानक मेरे जहन में अनोखा ख्याल आया और मेरी आंखें मसरत से चमकने लगी। मैंने एक बड़ा सा कपड़ा हाथ में लिया और बड़ी होशियारी के साथ खिड़की का एक पट खोल दिया। चमगादड़ जैसे ही खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुई, मैंने उस पर कपड़ा डालकर कपड़े में कैद कर लिया और फिरती का मजाहिरा करके कपड़े को पोटली नुमा बना लिया और गरह लगा दी। फिर उस कपड़े को पकड़कर खूब जोर जोर से दीवार पर मारा। खूब अच्छी तरह दीवार से चमगादड़ कोटकरा कर दरवाजा खोला और तेजी के साथ दरवाजे से बाहर निकलकर स्कूल से बाहर आया। पुलिस कांस्टेबल ने अभी तक आग को खूब दहकाया हुआ था। ताजा लकड़ी डालने पर आग के शौले फजा में बुलंद हो रहे थे। मैंने वो कपड़ा आग में फोरा से पेशतर फेंक दिया। कपड़े के आग पर गिरने से एक औरत की आह मूंछी। जैसे किसी खातून को तकलीफ हो रही हो। कपड़े के जलने पर औरत की सिसकियां तेज तर होती जा रही थीं। पुलिस का इंस्टेबल भी हैरत से ये मंजर देख रहे थे और मैं मुतमईन हूं अंदाज में आग को देख रहा था। आग से चुड़ैल की दर्द में डूबी आवाज भरी और फजा में खामोशी छा गई। धोखेबाज इंसान, तूने मुझे धोखा दिया और धोखे से काबू कर लिया, वरना मैं कभी तेरे इस तरह काबू ना आ सकती थी। तेरी किस्मत ने आज तेरा साथ दिया और मैं तेरे काबू आ। ओ सर, ये आपने अच्छा किया। अब गांव के लोगों को इस मनहूस चुड़ैल से निजात मिल गई है। सर, आपने कमाल कर दिया, स्कूल की चुड़ैल को हलाक कर दिया। चारों कांस्टेबल मुझे हैरत और खुशी की मिली जली कैफियत से देख रहे थे और मैं मुतमईन अंदाज में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मैं वापस कमरे में आकर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे कई घंटे गुजर गए, लेकिन नींद न आई। मेरे जहन में बार बार ये वाकया और चुड़ैल के अल्फाज गूंज रहे थे। मेरी जरासी जिहानत का मजाहिरा करने से मैं चुड़ैल का शिकार होने से बच गया था, वरना वो अपना वार कर जाती। मुझे याद नहीं कब आंख लगी। हाँ, इतना जरूर याद है कि पुलिस के दरवाजा बजाने पर आंख खुल गई थी। मैंने मुन्ना हाथ धोकर खूब डटकर नाश्ता किया। ये नाश्ता एक उम्मीदवार ने अपने घर से भिजवाया था। पोलंग का अमला वक्त से पहले पहुंच चुका था। मुकर्रर वक्त पर पोलंग शुरू हुई और शाम तक चलती रही।
पोलंग खत्म होने पर रिजल्ट तैयार करके पोलंग का सामान रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जमा करा के जब कुछ सुकून मैसर आया तो नींद के झोंके आने लगे और मैं घर लौट आया। बस्तर पर पड़ते ही आंख लग गई। सुबह देर तक दिन चढ़े तक सोता रहा। तीसरे रोज जब मैं स्कूल पहुंचा, चड़ेल को जलाए जाने का वाकया तमाम उसातिजा को दूसरे लोगों की जबानी इल्म हो चुका था। पुलिस का निटाइबल ने लोगों को यह वाकया खूब मर्च मसालिहा लगाकर सुनाया था। स्कूल के उसातिजा मुझे इस तरह देखने लगे कि जैसे मैं किसी और सैयारे की मखलूक हूं। आपको आसिफ को काबू करने का इल्म भी आता है, कमाल है। हमें कभी आपने बताया नहीं, वरना हम आपकी खदमात हासिल कर लेते और लोगों को भी फायदा हो जाता जो आसिफ के हाथों तंग हैं। मुझे आसिफ को काबू करने का इल्म नहीं आता। दरअसल मैंने चड़ेल को टेकनक से काबू किया था। मैंने बताया, मेरे जहन में यह ख्याल आया कि चड़ेल किसी दूसरे रूप में आएगी तो उसको काबू करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको कपड़े में कैद करके खूब दीवार पर मारकर चड़ेल के हवास बाख्ता कर दिए। उससे पहले कि उसके हवास दरख्त हों, मैंने आग में उछाल दिया। जिस तरह लोहे को लोहा का ता है, उसी तरह आसिफ को आग से नुकसान पहुंचता है और आग ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। अब हमारा स्कूल आसिफ से महफूज हो गया है। ये चुड़ैल अब किसी को तंग नहीं करेगी। मैंने वजाहत से बताया। मेरी उस तकनीक ने सबको हैरत ज़िदा करके रख दिया था। मैं कई साल उस स्कूल में रहा, लेकिन फिर कभी किसी आसिफ ने मुझे क्लास में तंग नहीं किया। आज भी वो स्कूल है, अपनी जगह कायम है और मंदिर में बच्चों की क्लासें लग रही हैं, लेकिन पढ़ाने में उस्ताद को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती और ना ही कभी रात में उस स्कूल में जाने में किसी को डर लगता है।